नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है या अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करूँ या ग्लोबल फाइनेंशियल की अगर बात करूँ, वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, तो उसकी हालत अभी सच में अच्छी नहीं है। और इसका कारण बहुत है और इसकी शुरुआत केवल एक ही देश से चालू होती है। और जैसे कि आपको पता है, उस देश में अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ से वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की। तो कहाँ से ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू हुआ, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसकी वजह से वर्ल्ड कैसे अफेक्टेड हुआ। तो पास्ट हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड वॉर वन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद से ही जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद आपको पता ही है 1930 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो उस समय जो यूएसए की हालत थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे अभी इंडिया की हालत है, वैसे उस समय यूएसए की हालत भी हुआ करती थी, जहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत थी। कई लोग अभी कहेंगे, हमारे इंडिया में ये बात कहेंगे कि नहीं साहब, हम लोगों के पास तो सब कुछ अ, खाने को सब कुछ ही मिलता है, सब कुछ है। तो मेरा एक एक ही प्रश्न है उनको कि अगर खाने की सचमुच दिक्कत नहीं है इंडिया को, तो इंडिया में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं बाँटे जाते। तो उस समय यूएसए की हालत भी वैसी थी। तो जिसके वजह से इसको अच्छा करने के लिए यूएसए ने अपने करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहा, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना चाहा। तो उसके लिए उसने क्या किया कि दूसरे देशों से, उस समय यूएसए वर्ल्ड पावर उठ के भी आई और जो उन्होंने फ़ोकस किया, दूसरे देशों को भी ये करने पे मजबूर किया कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर करेंसी में ही ट्रेड करें। और जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे तेल, कच्चा तेल एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिसोर्स था। तो वहाँ पे उन्होंने उस जो तेल की जो ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, वो देश मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को अ, ये भी कहा कि आप जो ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर में ही करिए। और बदले में अगर कोई दूसरा देश वो अगर गोल्ड दे के भी कुछ खरीदना चाहे, डॉलर को अगर खरीदना चाहे, इस पर भी ज़ोर दिया। तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ को बोला कि वो जो ऑयल का ट्रेड कर रहे हैं, वो डॉलर में करें। और दूसरे देशों को भी डॉलर को खरीदने के लिए कहा। और उसकी जगह वो गोल्ड बेच के डॉलर खरीद सकते थे। तो इससे क्या हुआ कि डॉलर का डिमांड बढ़ा, और डॉलर का डिमांड जब बढ़ा, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगी। तो जिसके कारण जैसे ऑयल का ट्रेड भी, जब बहुत ऑयल की ज़रूरत भी बढ़ी, जब मोटर कार्स आने लग गए, तो क्या हुआ, तो सब लोग डॉलर में ट्रेड करने लगे, तो ऑयल का दाम भी बहुत बढ़ गया। तो ऑयल का दाम जैसे शूट अप हुआ, तो बहुत देशों ने उस समय क्या किया कि उन्होंने उस समय ऑयल नहीं खरीदा, क्योंकि दूसरे देशों की करेंसी घट रही थी। तो जिसके कारण उन्होंने ऑयल नहीं खरीदा। और अ, तो उन्होंने क्या सोचा, करेंसी घट रही है, वो अभी ऑयल नहीं खरीदेंगे। और बाद में उन्होंने जो सोचा, वो डॉलर को बेचकर गोल्ड वापस लेंगे। तो जब ये करने गए, तो जो समय निक्सन साहब थे जो प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या किया, पहले बैकअप था, जैसे डॉलर और गोल्ड में अदला-बदली होती थी। डॉलर खरीदने के लिए गोल्ड लेकर डॉलर खरीद सकते थे, या गोल्ड बेचकर डॉलर ले सकते थे, ऐसा सिस्टम था। तो उन्होंने गोल्ड को, जो करेंसी की बैकअप थी, गोल्ड को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो केवल डॉलर ही रह गया, डॉलर ही करेंसी के हिसाब से रह गया, और करेंसी का कोई बैकअप नहीं रहा। तो उस समय आप देखिएगा 1970s में कई देशों में, जैसे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, जैसे इसका बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया। जैसे सद्दाम हुसैन की भी अगर बात करें, तो उनका भी यही था कि ये यूएसए का जो दबदबा है, यूएसए की जो मोनोपोली बढ़ती जा रही थी ऑयल बिज़नेस पर भी, कि वो अकेले ही बिज़नेस करेंगे, अकेले ही ऑयल प्राइस सब दाम ठीक करेंगे, वो अपना दबदबा रखेंगे, और उनके देश में रहकर ही वो ऑयल का प्राइस कंट्रोल कर रहे थे, सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे। तो उन्होंने इसकी वजह से प्रोटेस्ट किया था। मिस्टर सद्दाम हुसैन का जो पहला प्रोटेस्ट था, यही कारण था। तो आपने देखा ही, जो यूएसए के अगेंस्ट में जाना चाहा, कैसे दबा दिया। ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी हुआ, जो उनकी स्थिति हुई, और उनके जो लीडर जो उभर कर आ रहे थे, सबको कैसे दबा दिया गया, आपको पता ही है। तो ये होता रहा यूएसए एज़ अ पावर, 70s, 80s, 90s तक यूएसए एज़ अ पावरफुल कंट्री ऊपर उभर के आया। फिर आपको पता ही है, डॉट कॉम की बात आई, वो भी यूएसए से ही चालू हुआ, कि कोई भी फलाना कंपनी डॉट कॉम हो जाए, तो वो उसके प्राइस स्टॉक मार्केट पे बढ़ते जा रहे हैं, खरीद लो।
कोई भी कंपनी आलतू-फालतू उस कंपनी जिसके नाम के पीछे डॉट कॉम लग गया मतलब उसको हाइप कर दो, उसको खरीद लो, उसके शेयर प्राइस बढ़ जाएँगे। यही हो रहा था डॉट कॉम बबल के सिचुएशन में। तो सब खरीदते गए, उसके बाद बबल फॉर्म हुआ और बबल जब बर्स्ट हुआ तो आपको उसकी हालत पता ही लगी, कैसे रिसेशन आया। तो उस रिसेशन से बचने के लिए यूएस ने क्या किया, फिर से करेंसी प्रिंट किया। उन्होंने क्योंकि उस समय तो कोई बैकअप नहीं था करेंसी का, तो डॉलर प्रिंट करना चालू किया। डॉलर प्रिंट इतना किया कि मार्केट में इतनी लिक्विडिटी आ गई यूएस मार्केट में, तो लोगों ने उस समय बहुत कुछ ही खरीदा। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट हाउसिंग लोन बहुत कम में मिलने लगे, सब लोग घर खरीदने लग गए। एक बबल फॉर्मेशन जैसे वहाँ पे हो गया और तो बैंक्स भी उधर आ गई, क्योंकि बैंक्स में प्रॉब्लम इस तरह आया कि मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ कि उस समय यूएसए लेमन ब्रदर्स बैंक, इन बैंक्स में कैसे प्रॉब्लम्स आए, आप थोड़ा समझिए। मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जैसे आपने बैंक से लोन लेकर आप एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने 6 करोड़ का कोई फ्लैट लेना है, तो 6 करोड़ का फ्लैट लेना है आपने, बैंक से लोन लिया और बदले में आपने कुछ मॉर्गेज रखा आपने, तो उस मॉर्गेज को शो किया, ठीक है? और उसके लिए आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो बैंक्स ने भी क्या देखा कि कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो तो केवल बहुत कम है। तो उस जो लोन को भी वो भी उन्होंने बॉन्ड्स में बदल के दूसरे लोग को वो देने लग गए। मतलब बहुत लोन्स आए ऐसे, उस लोन्स को भी वो बॉन्ड्स के फॉर्म में लगाकर मार्केट में सेल करने लग गए और लोगों को तो इंटरेस्ट मिल रहा था। इंटरेस्ट ही सब कुछ, इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, लोगों ने जो सोचा। तो यही हो रहा था, पेमेंट आ रहा था, रिसीव हो रहा था, पेमेंट मिल रहा है, रिसीव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही सर्कल में सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही जिस हिसाब से यूएसए में इतना लोग लोन लेने लग गए थे, बबल फॉर्मेशन हुआ, इतना ज़्यादा बबल फॉर्मेशन हुआ कि जब इतने लोगों ने लोन लिया तो जब जैसे डिफ़ॉल्ट होने लग गए लोन, तभी दिक्कत आया और 2008 की क्राइसिस आ गई। और 2008 की जब क्राइसिस आई तो मार्केट में भयंकर क्रैश हुआ। तो मार्केट को फिर ऊपर लाने के लिए फिर यूएसए ने एक ही काम किया कि नोट छापो, करेंसी छापना चालू किया। करेंसी छाप कर ऐसे प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश की। फिर थोड़े दिनों बाद स्टेबल हुआ और स्टेबल हो ही रहा था। यूएसए की सरकार ने बहुत कोशिश भी की इसको स्टेबल करने की। तो जब तक स्टेबल हो रहा था धीरे-धीरे, एक और संकट आ गया, वो है कोविड। कोविड में प्रॉब्लम आया, फिर से स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और स्टॉक मार्केट को क्रैश होने से बचा रहे थे, जिसके लिए फिर करेंसी की प्रिंटिंग की। क्यों स्टॉक मार्केट को बचाने की कोशिश बार-बार की गई, 2008 बोलिए कि 2000 बोलिए, और क्यों मनी प्रिंटिंग करने करेंसी प्रिंटिंग, डॉलर की प्रिंटिंग उन्होंने किया बार-बार? ये था कि जो मैक्सिमम लोग डेब्ट ले रहे थे, वो उनको तो कुछ मतलब कुछ मॉर्गेज रख के ही तो डेब्ट लेना पड़ता था। तो मैक्सिमम लोग वर्ल्ड में देखिए जो डेब्ट ले रहे हैं, वो अपने स्टॉक मार्केट को, शेयर्स स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको गिरवी रख के वो लोन ले रहे हैं। तो अगर स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर जाएगा, तो उन्होंने जो मॉर्गेज रखा है उसकी अगर वैल्यू कम हो जाए, तो बैंक की तो हालत बेकार हो जाएगी, बैंक पूरा डूब जाएगा। तो यही चीज़ मार्केट को बचाने के लिए वो एक ही चीज़ कर रहे थे कि वो करेंसी की प्रिंटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में बहुत लिक्विडिटी बढ़ती गई। बार-बार मैं स्टार्टिंग से अगर बात करूँ, किस तरीके से करेंसी की लिक्विडिटी किस तरीके से वर्ल्ड में ऐसे ही घूमती गई और बढ़ती गई। तो इसका कारण हुआ कि 2008 की भी अगर बात करें, ये जो करेंसी प्रिंट करके जो मार्केट को ऊपर लाया गया और इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की गई, तो इसके लिए तो कोई बैकअप नहीं किया गया। एक थिन लेयर समझिए, एक थिन लेयर है करेंसी की, ठीक है? आप डेप्थ ले रहे हैं एक्स, वाई सबसे, ये करेंसी में ही एक सबसे आप डेप्थ लेते जा रहे हैं और कोई बैकअप नहीं है। इस बात को समझिए। किस तरीके से वर्ल्ड में डेप्थ घूम रहा है, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए वो करेंसी प्रिंटिंग करते गए। आप 2008 में ही बोलिए, 2000 में बोलिए, पहले भी बोलिए, और ये कोविड के समय में भी किस तरीके से करेंसी प्रिंटिंग हुई, लिक्विडिटी बढ़ाई गई ताकि मार्केट ना टूटे। क्योंकि शेयर मार्केट को एज़ अ मॉर्टगेज रखा गया था, जो डेब्ट ले रहे थे लोग। तो मॉर्टगेज की वैल्यू अगर कम हो गई तो फिर तो बैंक डूब जाएँगे। तो यही प्रॉब्लम अभी वर्ल्ड में चल रहा है। यूएस के ऊपर इतना डेब्ट बढ़ गया है कि आप समझिए 2008 का जो रिसेशन आया है, मनी प्रिंट करके डेब्ट तो दे दिया, लेकिन आज तक भी वो डेब्ट अभी भी पूरा नहीं कर पाए हैं और उसके अलावा दिन भर दिन तो डेब्ट बढ़ते ही गए हैं। आप गूगल में टाइप करके देखिएगा कि यूएस में 337.8 बिलियन डॉलर का अभी भी डेब्ट है और इसको किस तरीके से चुकाएँगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप देखिए वर्ल्ड मार्केट में प्रॉब्लम्स इसीलिए आ रहे हैं।
वर्ल्ड में सब देशों में ही डेप्थ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसको किस तरीके से वो चुकाएँगे, ये एक बहुत सोचनीय बात है। और जिसके वजह से एक अंदर ही अंदर सबके मन में जो टॉप लेवल के लोग हैं, देखिए ऊपर बैठे हैं उनको पता है, जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको सब कुछ ही पता है, जो हम लोग नीचे स्तर के लोग हैं, हम लोगों को ही कुछ नहीं पता है। तो इनको तो सब कुछ पता है, सब क्या चल रहा है। तो इंडिया का भी अब देखिए जिस हिसाब से डेब्ट बढ़ गया है, तो ये एक सोचनीय वाली बात है। इस डेब्ट को जल्दी से जल्दी चुकाना इंडिया का मेन एम रह गया है, जिसके कारण ही आप देख रहे होंगे कि जो डेटाज़ आए हैं, जीडीपी इतना हाई है अ, और इन्फ्लेशन को क्यों कम कर रहे हैं इंडिया में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि आरबीआई इसको सपोर्ट कर रही है और इसके बाद भी रेट कट किया है। क्यों करेंसी की वैल्यू गिर रही है और उसको भी क्यों सपोर्ट कर रही है, ये सबके मन में एक सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे भी यही छुपा है जो मैं आपको इतना कुछ बोला अभी तक, कि वर्ल्ड इंडिया भी नहीं चाहती है कि अभी शेयर मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट को ज़्यादा ऊपर नहीं उठने देने की। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, अगर इंडियन शेयर मार्केट ज़्यादा ऊपर उठेगा, तो मार्केट के वैल्यूएशंस अगर ब्लोट हो गए, ज़्यादा हाई लेवल के स्तरों पे आ गए, तो मार्केट वहाँ से अगर क्रैश होता है, तो बहुत दिक्कत आएगा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ जो कोलैटरल है, जो सिक्योरिटी है, जो डेप्थ है हमारे, तो उसको जो उसकी जो सिक्योरिटी कोलैटरल है, वो शेयर मार्केट से ही कोलैटरल लेके रखा है। तो वहाँ अगर शेयर मार्केट में अगर क्रैश आता है, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में सबसे बड़ा इफ़ेक्ट आएगा और बैंक सबसे ज़्यादा पहले डिफ़ॉल्ट करेंगे, लोन डिफ़ॉल्ट करेंगे और बैंक सिस्टम पूरा नष्ट हो जाएगा, जो इंडिया कभी नहीं चाहती है। तो इसीलिए आप देखिए मार्केट लास्ट 1 साल से भी अगर आप नज़र रख रहे हो, ज़्यादा गिरने भी नहीं दिया जा रहा है और ज़्यादा उड़ भी नहीं रहा है। और ये चीज़ इंडिया अभी नेक्स्ट 2-3 साल ऐसे करेगी और ऐसा ही करना पड़ेगा जब तक, क्योंकि इंडिया का मेन एम है जल्दी से अगर डेब्ट चुका देंगे, जल्दी से पहले इस डेब्ट को चुकाना पड़ेगा। तो उसके लिए शेयर मार्केट के वैल्यूएशंस भी सही रखने पड़ेंगे। ज़्यादा ब्लोट हो गए तो क्रैश अगर हो गया, तो शेयर मार्केट तो एज़ अ कोलैटरल यूज़ करके रखा है, जिसके अगेंस्ट डेब्ट लेके रखे हैं। तो वो कोलैटरल की वैल्यू अगर नीचे आ गई, तो बैंक सिस्टम, बैंक्स में बर्बादी आएगी पहले। तो इसीलिए यही सब बात है। तो ज़्यादा कोई कुछ कह भी नहीं रहा है, आप जानते ही हैं, थोड़े दिन जीएसटी की बात हुई, कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर भी इसको लेके ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि सबको पता है क्या चल रहा है। और नेक्स्ट 2-3 साल अगर मार्केट में ऐसे ही अगर ज़्यादा उठे ना, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो भी सकती है। नेक्स्ट 2-3 साल को मेरे को लगता है मार्केट को ऐसे ही चलाया जाएगा, शेयर मार्केट को, और मार्केट में उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं आएँगे। हालाँकि आपको लग रहा है वो निफ्टी ऑल टाइम हाई वो दिखने के लिए ऐसा लग रहा है, लेकिन जो लोग इन्वेस्टेड है वास्तविक रूप में लास्ट 1 साल से ज़्यादा या लास्ट 1 साल में, तो रिटर्न्स कुछ भी नहीं आए हैं। तो यही कारण है मार्केट को ज़्यादा चलने भी नहीं दिया जाएगा। मार्केट के वैल्यूएशंस रीज़नेबल रहे, मार्केट ज़्यादा फूले ना, ब्लोट ना हो जाए मार्केट के वैल्यूएशंस। इसीलिए यही स्ट्रैटेजी है सरकार की कि ज़्यादा ग्रोथ ना आए, ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ ना आए और इन्फ्लेशन को कम से कम रखा जाए। यही स्ट्रैटेजी इसीलिए कर रही है और इंडिया दूसरे वर्ल्डों से बहुत सेफ़र खेलने की कोशिश कर रही है, बहुत सेफ़र पहले से ही अपने आप को रखना भी चाह रही है। तो इसकी वजह से मैं फ्रैंकली बताऊँ, तो इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट 2-3 साल में आप मॉडरेट रिटर्न्स की आशा रखें। ज़्यादा रिटर्न्स तो आपको नहीं मिलने वाले। अगर मेरा ये टेक्निकल ये एनालिसिस अगर मेरा सही है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ मॉडरेट रिटर्न्स आपको मिलेंगे। वो 40, 50, 60, 70% रिटर्न्स नहीं आएँगे। मार्केट को उस लेवल पे नहीं लाया जाएगा। इसीलिए जो ग्रोथ भी है, उस जो ग्रोथ है उसको भी सस्टेनेबल रखना चाह रही है। ज़्यादा ग्रोथ भी ना आए जिसकी वजह से मार्केट में भी मार्केट को पंप ना मिले, ज़्यादा ऊपर ना उठे मार्केट, जिससे कि मार्केट वैल्यूएशंस ब्लोट ना आए और मार्केट में कोई क्रैश की संभावना ना रहे। इसलिए मार्केट को ऐसे ही रखा जाएगा और इंडिया कोशिश कर रही है इसी चीज़ के लिए। यही फैक्ट है, जितने भी टॉप लेवल के इन्वेस्टर्स हैं सबको पता है। और यूएस की अगर मैं बात करूँ, यूएस की स्थिति बहुत ही, क्या ही बताएँ, मतलब उन्होंने अपनी करेंसी छाप-छाप कर बार-बार ये करते-करते कितने दिन ही छाप पाएगी। और इसके बाद अगर ये बबल भी, ये डेप्थ नहीं पूरा कर पाए, उसके बाद अगर बबल फटा, तो देखिए ये प्रॉब्लम यूएस में एक ना एक दिन आएगा। जितना भी बचाने की कोशिश करे, बहुत कुछ कोशिश किया है, ये टैरिफ इसीलिए कर रही है, टैरिफ इसीलिए लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन टैरिफ से भी कोई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। जिसके कारण आप भी ये देखिए, हम लोग जो सोच रहे हैं एफआईआईज़ और एफपीआईज़ क्यों बेच के जा रहे हैं, ये आज नहीं बेचे, लास्ट 2-3 साल से अगर देखिए एफपीआईज़ को बेचना पड़ रहा है यूएसए को बचाने के लिए। फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो जितने भी यूएस फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ से बेच के क्यों निकल रहे हैं, कि वो कहीं न कहीं पैसा कमाएँ और यूएस के इस प्रॉब्लम को बचाएँ। वो यूएस में जाके उनके बॉन्ड्स खरीदें, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि थोड़ा पैसा मिले, या एफपीआई पैसा निकाल के जापान में इन्वेस्ट करें, वहाँ से कुछ रिटर्न करें। ये सब
इसी के लिए वो कर रही हैं यूएस को बचाने के लिए। इसीलिए सब इमर्जिंग मार्केट से वो पैसा निकाल रही है और जहाँ ज़्यादा रिटर्न्स की आशा है वहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि यूएस के बॉन्ड्स अभी कोई खरीद नहीं रहा है, तो ये एफपीआई इन्वेस्टर्स ही पैसा निकाल के इंडिया से इसलिए पैसा निकाल रही है कि वो यूएस के बॉन्ड्स को खरीदे, यूएस को बचाने के लिए। यही फैक्ट्स हैं और ये भी बात है, ये कुछ भी कर ले, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यूएस जिस जाल में फँस गया है, जिस बबल में फँसा हुआ है, वो एक ना एक दिन तो बर्स्ट करेगा। लास्ट 1-2 साल में इसीलिए बड़े-बड़े जो वहाँ के टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी पहले से कह रहे हैं, जो शेयर मार्केट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत माइकल बर्री जैसे लोग और बहुत लोग ही रॉबर्ट कियोसाकी भी कह रहे हैं इसीलिए कि क्रैश की बात कर रहे हैं। यूएस बहुत बुरी जंगल में फँस गया है और बबल किसी न किसी दिन 1 साल या 2 साल हो या 3 साल हो, कुछ अगर स्मार्ट मूव लेती है तो 3 साल हो, लेकिन बबल बर्स्ट करेगा यूएस में। इसीलिए उसी हिसाब से मैं सबको सलाह भी दे रहा हूँ कि अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफ़ाई करें, कि यूएस में कोई प्रॉब्लम्स आती है और तो वो वर्ल्ड में इफ़ेक्ट करती है। आप ये भी देखिएगा इंडिया क्यों लास्ट 1 साल से, देखिए ये सब इंटरलिंक है हर चीज़। क्यों इंडिया यूएस से डिपेंडेंसी इसीलिए हटाने की कोशिश कर रही है क्योंकि इंडिया भी जानती है यूएस की हालत क्या है और इंडिया की डिपेंडेंसी पास्ट में यूएस के ऊपर बहुत है। इसीलिए अब इंडिया केवल यूएस से नहीं, यूएस से थोड़ा दूर हो रही है, दूसरे रशिया के साथ, चाइना के साथ टाई अप होने की कोशिश कर रही है और यूएस की डिपेंडेंसी कम से कम करने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से यूएस के ऊपर हम लोग की डिपेंडेंसी है, तो ये अगर क्रैश आता है यूएस में तो इंडिया भी इफ़ेक्ट होगा। तो इसीलिए इंडिया पहले से अपने आप को तैयार कर रही है। और चाइना की अगर मैं बात करूँ तो चाइना तो हर लेवल से यूएस को कोशिश करता है, किस तरीके से यूएस को तोड़ा जाए, किस तरीके से यूएस को तोड़ा जाए, हर लेवल में कोशिश कर रहा है। चाइना ने यूएस के बॉन्ड्स बहुत पहले से खरीद रखे हैं और वो बेच रहे हैं। और जिस तगड़े हिसाब से जब उन लोग बेचते हैं ना यूएस के बॉन्ड्स, पूरा मार्केट में हाहाकार मचा देते हैं। तो वो लोग यूएस के बॉन्ड बहुत पहले से खरीद के बैठे थे और अभी कुछ भी होता है, उनको मौका मिलता है तो बॉन्ड सेल इतनी तगड़ी सेलिंग करते हैं, तो यूएस को तो पूरा तोड़ के रख देते हैं उन लोग। और चाइना ये भी चाहती है, चाइना को इसीलिए वो इंडिया के साथ, रशिया के साथ टाई अप इसीलिए कर रही है क्योंकि उनका मेन एम है यूएस को किस तरीके से तोड़ा जाए। और आप देखिएगा जो यूएस का जो स्टांस था, बहुत दिनों से उछल रहे थे ट्रम्प साहब, ये वो, अब घूम फिर के ना सब पॉजिटिव जगह ही आ रहे हैं। इंडिया के साथ पॉजिटिव, अब थोड़े दिनों बाद बोलेंगे रशिया के साथ भी पॉजिटिव में ही आएँगे, हाँ, अब सब ठीक है। चाइना के साथ भी देखिएगा इसीलिए पॉजिटिव, क्योंकि उनको पता है कि यूएस के, ट्रम्प साहब को भी पता है यूएस की क्या हालत है। इसीलिए वो डेब्ट कम करने के लिए आते हैं ये टैरिफ, लेकिन टैरिफ से भी कुछ नहीं कर पाएँगे। तो यही बात है, यूएस भी ये जानता है कि भाई वो 40 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी है तो इंडिया, रशिया और चाइना मिला के 30 ट्रिलियन डॉलर तो होगी। तो 40 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन से लड़ाई करके यूएस का ही अफेक्टेड है, तो इसीलिए वो पॉजिटिव नोट पे धीरे-धीरे आ रहे हैं। उनके स्टेटमेंट भी देखिए अब वैसे हार्श नहीं आ रहे हैं। तो वो सब दिखावा है, अपने आप को पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड के सामने, लेकिन घूम फिर के सब पॉजिटिव नोट पे ही आएँगे। तो यही मैंने चर्चा किया क्योंकि कई लोगों के प्रश्न थे कि मार्केट लास्ट 1 साल से क्यों नहीं बढ़ रहे इंडियन मार्केट्स? तो इसका कारण यही है। इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, इसको बार-बार देखिए, मैंने कुछ हिंट आपको बता दिया है। इसीलिए पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई करिए, केवल इक्विटीज़ में मत रह जाइए, गोल्ड पे इन्वेस्टेड रहिए, सिल्वर पे इन्वेस्टेड रहिए, इक्विटीज़ में रहिए, थोड़ा एफडी पे रहिए, थोड़ा पीपीएफ में रहिए। इमर्जिंग मार्केट्स में भी जो आजकल बहुत उठ रहे हैं, चिली हो गया, साउथ अफ्रीकन मार्केट्स हो गया, अपने आप को ग्लोबली भी डाइवर्सिफ़ाई करिए। केवल इंडिया और यूएस तक ही मत रिस्ट्रिक्ट रह जाइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफ़ाई करिए, एसेट हिसाब से तो डाइवर्सिफ़ाई करिए और ग्लोबली भी डाइवर्सिफ़ाई करिए। तो आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और इसको शेयर करिएगा। आज के लिए गुड नाइट।